नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर एग्जाम नीति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा पीछे आप लिस्टिंग देख रहे होंगे, दोस्तों आज हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पाषाण काल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जो इतिहास है, इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। दोस्तों, आज उसका पहला टॉपिक प्राचीन इतिहास और पहला चैप्टर पाषाण काल हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्त, इतिहास की अगर मूल रूप से देखा जाए तो पाषाण काल से ही प्राचीन इतिहास की नींव पड़ती है। हालांकि और भी इसके कई स्रोत हैं, लेकिन पाषाण काल से ही स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। बिना देरी किए दोस्त, आइए शुरू करते हैं पाषाण काल के बारे में। दोस्तों, आपसे एक उम्मीद हमारी रहती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और हमारे उत्साह वर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसा कि मैंने यहाँ हेडिंग डाल दिया है, प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। यानी कि प्राचीन इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ध्यान दीजिएगा दोस्त, नोटबुक लेकर के, पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा। आप जिस लेवल की तैयारी करते हैं उस लेवल का इसमें मटेरियल मिला है। मैंने जो लिस्टिंग किया है वो एनसीईआरटी पैटर्न पे जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उसका मैंने सहयोग लिया है। जो हमारे पास जानकारी है, जितना हमारे पास ज्ञान है, उस सारे ज्ञान को मैंने एक ही वीडियो में समावेशित करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है दोस्त कि आप नोटबुक लेकर के और पेन लेकर के जरूर बैठेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। एक थोड़ा सा मैंने यहाँ हेडलाइन दे दिया है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल हम किसे कहेंगे? तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका कोई लिखित दस्तावेज अर्थात कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्त, आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि जैसे देखिए, हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। मार्कर हाथ में है और इसी मार्कर का उदाहरण दे करके हम आपको बताते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मान लीजिए खुदाई से वस्तु मिला है, जैसे मार्कर मिला है, लेकिन इस पे कोई लिखित अंकन नहीं है। तो जब मार्कर तो मिला है, वस्तु तो मिली है, लेकिन इस पे कोई लिखित अंकन नहीं है, तो ये नहीं हम लोग पता कर सकते हैं कि ये सेलो कंपनी का है कि किस कंपनी का है। तो कोई लिखित अंकन, कोई भी एक भी अक्षर नहीं लिखा हुआ मिला है, सादा केवल मार्कर मिला है। उस वस्तु को हम लोग प्रागैतिहासिक काल में रखेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? मान लीजिए किसी अगले हिस्से से खुदाई होती है और वहां से मार्कर मिल जाता है और इस पे लिखा गया है, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया है, कोई अभी तक पढ़ नहीं पाया है। उस काल को हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन अपठनीय है, पढ़ा नहीं जा सका है। दोस्तों, ऐतिहासिक काल को हम लोग देखते हैं। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि मान लीजिए खुदाई में मार्कर मिला और मार्कर पे लिखित अंकन भी मिला और सारे लोग पढ़ लिए हैं कि ये सेलो कंपनी का मार्कर है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और पढ़ा भी जा सका है। इसके उदाहरण के रूप में मैंने 3 कालखंडों को लिखा है। जैसे प्रागैतिहासिक काल में कौन सा काल आएगा? तो पाषाण काल आएगा। क्या आएगा? पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सा काल आएगा? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता आएगा। क्या आएगा दोस्त? सिंधु घाटी की सभ्यता। वही अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें
तो ये वैदिक सभ्यता, ये आर्यों वाली वैदिक सभ्यता हो जाएगी। तो आपसे पूछ सकता है प्रागैतिहासिक काल, तो पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल हड़प्पा की सभ्यता, ऐतिहासिक काल वैदिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल कई बार क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा की सभ्यता किस काल में रखी जाती है, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में रखी जाती है। किस काल में? आद्य ऐतिहासिक काल में रखी जाती है, क्योंकि यहां से जो लिपि बरामद हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वो भाव चित्रात्मक लिपि है, पिक्टोग्राफ लिपि है। कैसी है? भाव चित्रात्मक अर्थात पिक्टोग्राफ लिपि है, जो अपठनीय है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हालांकि इस पे शोध कार्य चल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के जो खोजकर्ता थे, जो प्रागैतिहासिक काल के खोजकर्ता थे, वो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ऐसे कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कांस्टेबल में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रागैतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल के खोजकर्ता किसे माना गया है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना गया है। किसे माना गया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय को माना गया है। अब इसको देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को जर्गेनस जॉनसन नाम के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे। ये जर्गेनस जॉनसन ने क्या किया कि प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभक्त कर दिया। कितने भागों में? 1820 ईस्वी में जर्गेनस जॉनसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभक्त कर दिया। कितने भागों में विभक्त किया? तो 3 भागों में विभक्त किया। पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में विभक्त कर दिया। वही बात ऊपर वाली है। पाषाण काल कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो सर्वाधिक धातुएं प्रयोग में लाई जाती थी वो कांसा धातु थी। कौन सी धातु थी? कांसा धातु थी। और कांसा तांबा और टीन मिला करके कांसा बनता है। क्या बनता है दोस्त? तांबा और टीन मिला करके कांसा बनता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। तो ध्यान रखिएगा 3 पार्टों में। और वैसे वैदिक सभ्यता में ध्यान दीजिएगा दोस्त, वैदिक सभ्यता में लोहा का सर्वाधिक प्रयोग होने लगा और लोहे की खोज से ही वैदिक सभ्यता 2 भागों में विभक्त हो गई, एक पूर्व वैदिक काल और एक आपका उत्तर वैदिक काल। हालांकि और भी कई कारण हैं सिंधु वैदिक सभ्यता के 2 भाग होने का, कई ऐसे प्रमाण मिले हैं। जैसे मान लीजिए कि पूर्व वैदिक काल में देखेंगे तो केवल एक वेद ऋग्वेद की रचना होती है, बाकी जो श्याम वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं, बाकी के 3 जो वेद हैं वो उत्तर वैदिक काल में उनकी रचना होती है। तो पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। कई कारण हैं, इतिहासकारों में इसको लेकर के काफी गतिरोध की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन लौह युग अगर देखा जाए मूल रूप से कि वैदिक सभ्यता 2 भागों में विभक्त होने का प्रमुख कारण क्या था, तो लोहे की खोज था। किसका खोज था? लोहे का। तो जर्गेनस जॉनसन ने 1820 ईस्वी में प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभक्त कर दिया, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में विभक्त कर दिया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हम। दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक तो कर दीजिए। लाइक में क्या जाता है आपका? लाइक से हमको भी कुछ नहीं मिलेगा। ये काफी छोटा यूट्यूब चैनल है और आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर कहीं से भी आपको लग रहा हो कि मैं मेहनत करता हूं और मटेरियल आपको शानदार मिल रहा है, समझाने का जो तरीका आपके दिमाग में अगर सेट खा रहा हो, तो आप जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। हमें उम्मीद है कि आप जरूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, पाषाण काल को ध्यान दीजिएगा दोस्त। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। दूसरा क्या है दोस्त? तो मध्य पाषाण काल। दूसरा क्या है? तो मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या है? तो नव पाषाण काल। पाषाण काल मतलब होता क्या है? तो पत्थरों के काल को, स्टोन एज, पत्थरों के काल को ही क्या कहते हैं हम लोग? पाषाण काल। जिस समय हमारे जो पूर्वज थे, आदिमानव जो लोग थे, वो पत्थरों का सर्वाधिक उपयोग करते थे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल की अगर हम लोग टाइमिंग देखें तो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक माना जाता है।
25 लाख बीसी से 10,000 बीसी। दोस्तों ये बीसी क्या है, तो बिफोर क्राइस्ट है, अर्थात ईसा पूर्व है। उम्मीद है कि इतना तो आप जानते ही होंगे कि बीसी का मतलब जो होता है वो ईसा पूर्व होता है, वही एडी का मतलब ईस्वी होता है, एनो डोमिनी होता है जो वो ईस्वी होता है। तो उम्मीद है कि आप ये जरूर समझ रहे होंगे। तो आपसे नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछ सकता है कि पूरा पाषाण काल की टाइमिंग क्या है, तो पूरा पाषाण काल की टाइमिंग है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं दोस्त, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, उनका पेशा क्या था पूरा पाषाण काल के लोगों का, आदि मानव लोगों का, तो शिकार करना था। क्या करना था, शिकार करना था। आखेट, ध्यान से समझिएगा, आखेटक कहा जाता है शिकार करने को। इतिहास के पुस्तकों को अगर देखेंगे तो उसमें आखेटक लिखा मिलता है। वहां के औजार क्या थे, जो हथियार उन लोग के थे, पत्थरों के बनाए हुए हथियार थे, उसका नाम क्या है, तो क्वार्ट जाइक है। क्या है, क्वार्ट जाइक। वैसे सल्क है, एक सल्क भी औजार है, ब्लेड के औजार मिले हैं। ये क्वार्टर जाइक, सल्क, ब्लेड, ये सब उस समय के जो कहा जाता है पत्थरों के औजार हैं, हथियार हैं शिकार करने के लिए। किसके लिए, शिकार करने के लिए। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, सल्क हो गया। महत्वपूर्ण स्थलों से क्वेश्चन बनता है, ये थोड़ा सा हम लोग को एकदम बारीकी से पैनी निगाह लगा करके ध्यान देना है कि महत्वपूर्ण स्थलों को के बारे में। तो अतिरंपकम है, अतिरंपकम, अतिरंपकम कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्त, तमिलनाडु में है, कई बार क्वेश्चन बनता है। हथनोरा कहाँ है, दूसरा हम लोग देखते हैं, तो हथनोरा, ये हथनोरा एमपी में है। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है इसलिए कि यहीं से मानव के खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहीं से मानव खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वैसे जब आप सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा से एक कब्र से एक बच्चे का नरकंकाल मिला है, एक बच्चे का नरकंकाल मिला है और उसके खोपड़ी पे 6 छिद्र बनाए गए हैं, जिसे शल्य क्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। शल्य क्रिया मतलब होता है दोस्त ऑपरेशन, सर्जरी। तो शल्य क्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कालीबंगा स्थल था वहीं की कब्र से बरामद किया गया है, वहीं से उसके साक्ष्य मिले हैं। मानव खोपड़ी के जो साक्ष्य मिले हैं दोस्त वो हथनोरा से मिले हैं। इस खोपड़ी में भी छिद्र के साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए मैं आपको बताया हूं कि सर्जरी का पहला साक्ष्य वहीं से मिला है। तो हथनोरा से क्या मिला है, तो मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और एक खोपड़ी बहुत बड़ी थी, ये जो खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं ये बहुत बड़ी खोपड़ी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, तीसरा ये सबसे इंपोर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है ये भीमबेटका। ये भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो जो ये भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, पाषाण काल की जितनी चित्रकारियां थी। ध्यान देने वाली बात है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों काल की चित्रकारियां इस भीमबेटका में दर्शाई गई हैं। आप जा करके आज भी घूम करके देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। चौथा स्थल है मिर्जापुर। क्या है, मिर्जापुर। आप जानते हैं तो मिर्जापुर कहां पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। औजार के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, औजार के, अर्थात पत्थरों के औजार जो बनाए जाते थे उसके साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं दोस्त, तो मिर्जापुर से मिले हैं। ये पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। आग की खोज, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें भी आग लिखे हैं, इसमें भी आग लिखे हैं। इसमें आग की लगभग खोज हो चुकी थी। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी, क्योंकि टकराहट से, पेड़ों के टकराहट से और पत्थरों के टकराहट से चिंगारियां उत्पन्न हुई और जंगल में आग लग चुके थे। लेकिन उस समय के आदिमानव जो लोग थे वो आग से परिचित नहीं थे। ये क्या होता है, जैसे बहुत ज्यादा लोग परिचित नहीं थे, हालांकि आविष्कार हो चुका था, आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन वो प्रचलन में उतना नहीं था, क्योंकि लोग शिकार करके और कच्चा मांस खाते थे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, शिकार करते थे लोग, पूरा पाषाण काल के लोग, और कच्चा मांस खाते थे।
कैसा मांस खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। देखिए हम लोग के पूर्वज, मान लीजिए उन्हीं लोग के तो हम लोग वंशज हैं अगर देखा जाए मूल रूप से तो, लेकिन हालांकि कई गतिरोध की स्थितियां हैं कि उनके पूर्वज हैं कि नहीं है, इसमें भी बहुत खींचातानी है। लेकिन अगर हम लोग देखें और अपने पूर्वज को उनको माने तो देखिए हम लोग के पूर्वज कहीं ना कहीं उस समय मांसाहारी थे। क्या थे? मांसाहारी थे। और यही नहीं, वो कच्चा मांस खाते थे। कैसा मांस खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। तो जो लोग मांस खा रहे हैं उनके लिए क्या कहा जाए, उनके लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाए कि वो सही है या गलत है? क्योंकि प्राचीन में, लेकिन उस समय विवेक नहीं था, बुद्धि नहीं थी, तो लोग कच्चा मांस खाते थे या मांस खाते थे, जीवों की हत्या करते थे। इस समय तो हम लोग के पास पर्याप्त बुद्धि है, विवेक है, भगवान ने सारी चीजें दिया है और हम लोग को इससे बचना चाहिए, जीव हत्या से बचना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि जीवों पर दया किया जाए। बात लंबी बढ़ जाएगी, आइए अपने टॉपिक को हम लोग चलते हैं। मध्य पाषाण काल, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये पूरा पाषाण काल आपका फिनिश होता है, मध्य पाषाण काल की तरफ हम लोग चलते हैं। इसकी जो टाइमिंग है वो 10,000 BC से 10,000 BC से 4,000 BC है। 10,000 BC से 4,000 BC है। इसमें भी शिकार होता था। इसमें क्या होता था? आखेटक मतलब होता है बाबू शिकार करना। आखेटक मतलब होता है क्या? शिकार करना। तो दोस्त ये आखेटक शिकार करते थे, खाद्य संग्रह की भूमिका निभाते थे। खाद्य संग्रह का मतलब ये होता है कि शिकार करके और उसको अगले दिन के लिए सुरक्षित रख देना कि अगले दिन का भोजन इससे मिलेगा। जैसे हम लोग भी अमूमन नहीं रख देते हैं, गेहूं कटवा करके डेहरी में रख देते हैं या धान कटवा करके उसको बोरे वगैरह में रख देते हैं कि भाई अब लंबे समय तक हम लोग इसको कुटवा करके खाएंगे। वैसे वो लोग भी शिकार करके उसको सुरक्षित ठिकाने पर रख देते थे कि जैसे हम लोग अगर कोई किसी दिन शिकार न हो पाया तो हम लोग उसको खाएंगे। पशुपालन प्रारंभ हो गया। इसमें क्या हो गया? पशुपालन प्रारंभ हो गया, लोग पशु पालने लगे। और जो पहला पालतू पशु था, जो पहला कुत्ता पहला पालतू पशु था। आप देखेंगे इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है कि पाषाण काल के लोग, आदि मानव लोग सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो वो कुत्ता था जिस पशु को लोग पालतू बनाए थे। वफादार भी होते हैं सब, ये जो कुत्ता है ये वफादार भी होते हैं। कहीं ना कहीं देखा गया है, आज भी लोग इसको, देखिए कब से आया है, अभी भी लोग इसको पालते हैं। बड़े बड़े घरों में चले जाइए तो अलग अलग जर्मन सफेद, लेब्रा, तमाम तरह के जो डॉग हैं, कुत्ते हैं, वो पाले जाते हैं। माइक्रोलिथ, ध्यान से समझिएगा दोस्त, ये औजार हैं। माइक्रोलिथ ये सूक्ष्म औजार हैं, ये नुकीले बनाए जाते थे। पूरा पाषाण काल में क्वार्टर जाई को आप देखेंगे ये मोटे मोटे थे, लेकिन वही मध्य पाषाण काल में नुकीले, एकदम नुकीले बनाए जाते थे। उसे हम लोग क्या कहते थे? तो माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब जानते हैं? माइक्रो, माइक्रोलिथ, माइक्रो नहीं, माइक्रोलिथ औजार बनाए जाते थे जो सूक्ष्म होते थे। महत्वपूर्ण स्थलों की बात करते हैं दोस्त, महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो महत्वपूर्ण स्थलों में देखते हैं, पहला जो स्थल है वो चौपानी मांडो है। कौन है? चौपानी मांडो। और ये चौपानी मांडो है कहाँ पे दोस्त? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से क्या मिला है? तो मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? मृदभांड के। मिट्टी के बर्तनों को, जो मिट्टी के बर्तन होता है, कांच का, कांच नहीं मतलब मिट्टी के, उसे हम लोग जो गांव घर में पूजा पाठ होता है, अगर आप गांव से या शहर से मिलान करते हो भारत से, तो जब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं जिसमें पूजा पाठ वगैरह कराया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो मृदभांड कहते हैं। मृदभांड। वैसे आग में पकी हुई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? तो टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। लेकिन जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें हम लोग मृदभांड कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदभांड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। दूसरा जो स्थल है आदमगढ़। ये क्या है दोस्त? आदमगढ़। आदमगढ़ पड़ता है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में, एमपी में पड़ता है। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्त? एमपी में पड़ता है। यहीं से पशुपालन के साक्ष्य बड़े पैमाने पे मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये आदमगढ़ एमपी से मिले हैं। बागौर उस समय का प्रसिद्ध स्थान था मध्य पाषाण काल का। ये बागौर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान। कहाँ पड़ता है? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं दोस्त, नोट करके मैंने लिख दिया है, आग का प्रयोग होने लगा। मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग होने लगा। जो उस समय लोग शिकार करते थे, जैसे मान लीजिए किसी हिरन को, एनसीईआरटी में जो दिखाया गया है उसमें एक हिरन को ऐसे दो लोग बांस पे लेकर के, और नीचे अलाव जल रहा है, आग जल रही है और उसी पे भून रहे हैं लोग।
स्वाद पा गए कि अगर भूजल मीट खाई जाई तो ओकर स्वाद कुछ अलगे बा। अगर कच्चा मांस हम लोग पहले खाते थे वो दूसरे तरह से लगता था, और अगर भूज के खाई जाई, ओके पका के खाई जाई तो ओकर स्वाद कुछ अलग लगी। बात तो सही बा, खाए के चाहे भूज के ही। आप कैसे खाते हैं कि नहीं खाते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मांसाहारी हैं कि शाकाहारी हैं। वैसे शाकाहारियों का दबदबा बढ़ता चला जा रहा है, मांसाहारियों का भी दबदबा बढ़ रहा है, लेकिन शाकाहारी उनसे स्वस्थ हैं। और सही बात है कि पेट है कबुर्गा तो है नहीं। अब सबसे बड़ा कबुर्गा तो यही है, क्योंकि कई इसमें हजारों के संख्या में लाशें दफन हो गई हैं अभी तक। बात सही भी है। तो हम ये मानते हैं कि ये पेट है, कबुर्गाह नहीं है। तो कोशिश यही किया जाए कि इससे बचा जाए। हालांकि क्या होने वाला है, क्या होगा, ये तो बात की बात है। नवपाषाण काल को हम लोग देखते हैं दोस्त। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल की जो टाइमिंग है 10,000 BC से 1,000 BC। आप कहेंगे सर मध्य पाषाण काल की भी टाइमिंग 10,000 BC और नवपाषाण काल की, तो हाँ दोस्त, एक ही समय में अलग अलग क्षेत्र पे, किसी क्षेत्र पे लोग हाथ पे हाथ रख करके बैठे थे, किसी अलग क्षेत्र पे ही विकास का कार्य चल रहा था। जैसे नवपाषाण काल में उस काल को रखा गया है, यहाँ अनुसंधान हो रहे थे, एक्सपेरिमेंट हो रहा था, और यहाँ के लोग जैसे था वैसे बैठे रहते थे। तो कहने को इसी काल में कहीं रिसर्च हो रहा था, कहीं पहिए बनाए जा रहे थे, कहीं कुछ किया जा रहा था, तो नवपाषाण काल में। तो मैंने यहाँ नोट करके लिख दिया है कि मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये थोड़ा सा वीडियो में कट रहा होगा, खैर आप जान लीजिएगा कि ये नवपाषाण काल है। क्या है? नवपाषाण काल। संक्रमण काल है। क्या है? संक्रमण काल एक ही समय का है। इसमें कृषि, ध्यान से समझिएगा, कृषि और पशुपालन बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। बड़े पैमाने पर कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, बड़े पैमाने पर। इसमें अस्थाई निवास अर्थात सामाजिकता की भावना जागृत हो गई। अस्थाई निवास यानी आदि मानव कब से अस्थाई निवास, अस्थाई घर में रहने लगे, तो नवपाषाण काल से। किस काल से? नवपाषाण काल से वो अस्थाई उनकी निवास हो गई, सामाजिकता का प्रसार हो गया। आगे बढ़ते, कारण भी है दोस्त अस्थाई निवास का। मान लीजिए कि अगर कहीं पे हम कृषि लगाते हैं, मक्का बोते हैं, पहले हम लोग गांव में, जब गांव से ही हम लोग मिलान भी करते हैं, गांव में पहले होता क्या था कि मक्का बोई जाती थी, और मक्के को देखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, भोजपुरी में अगर हम कहें तो अगोरने के लिए मचान बनावल जात रहे, और मचान बना करके उस पे लोग सोते थे रात को, देखते थे कि कोई जानवर आकर के और उसको नष्ट न करे, मक्के को तोड़े न। कई लोग तो गौवा के भी वो में पहुंच जाओ, अगर बाल बड़े बड़े हो गए बा तो के तोड़े खाती, उससे भी लोग पहरादारी करते थे मचान बना के। तो कहीं ना कहीं अगर कृषि हो रही है तो उसकी सुरक्षा भी करनी है, तो अस्थाई निवास का विकास यहीं से प्रारंभ माना जाता है, और यहीं से पशुपालन के भी बड़े पैमाने पे साक्ष्य मिले हैं। सामाजिकता का उदय यहीं से शुरू हो गया। अस्थाई निवास जब आएगी तो सामाजिकता बढ़ेगी, क्योंकि गांव में पहले आप देखे होंगे, आज से 20 साल पहले जाइए, 20 साल नहीं 15 साल ही पहले जाइए, तो इस समय तो लोग नहीं करते हैं, अपने आप को भाई बड़े मानते हैं, लेकिन पहले आंटी के घर से लौकी आ जाती थी, हमारे घर से उनके घर कद्दू चला जाता था। ऐसे आदान प्रदान देखने को मिला है भारतीय समाज में। गांव से अगर मिलान करते हैं तो देखे जरूर, कोई बुरा नहीं मानता था कि आप हमको गरीब जान रही है क्या कि हमारे घर लौकी लेकर के आई हैं। अगर वो लौकी लेकर के आती थी तो हमारे घर मान लीजिए कि कद्दू हुआ तो हम उनके घर कद्दू ले जाकर के देते थे। ऐसे तमाम चीजें देखने को मिलती हैं गांव में। ऐसे मैंने भी अपने आंखों से देखा है। इसको लोग बुरा भी नहीं मानते थे कि अरे भाई हमारे घर नहीं है क्या कि आप ले आकर के हमको दे रहे हैं। ये सारी चीजें पहले देखने को मिली हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण स्थल क्या है। तो जो बुर्ज होम है, ध्यान से समझिएगा, बुर्ज होम, इसे हम लोग गर्तावास भी कहते हैं। बुर्ज होम को क्या कह सकते हैं? गर्तावास भी कह सकते हैं। और गर्तावास के साक्ष्य कहां से मिले हैं दोस्त? तो ये जम्मू कश्मीर से मिले हैं। कहां से मिले हैं? जम्मू कश्मीर से मिले हैं। बुर्ज होम गर्तावास यानी गड्ढे में बनाया गया घर कहां से मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर से मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है जिससे क्वेश्चन बनता है कि कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है? एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर से मिला है। कहां से मिला है दोस्त? जम्मू कश्मीर से मिला है। नवपाषाण काल में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए, अर्थव्यवस्था को
रफ्तार देने के लिए पहिए की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? पहिए की खोज हो गई। अस्थाई कृषि हो गया, सामाजिकता का प्रसार हो गया। लास्ट में एक स्थल लिखे हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है दोस्त, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा ये कहां पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहां से मिले हैं? तो कोल्डिहवा से मिला है। आपसे पूछ देगा कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कोल्डिहवा से मिले हैं। कहां से मिले हैं दोस्त? कोल्डिहवा से। आपके अंदर एक ख्याल आ रहा होगा कि नहीं सर, मैं सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल पढ़ा हूं, तो लोथल के पहले का है बाबू ये कोल्डिहवा। तो कहां से मिला है? कोल्डिहवा से। उम्मीद है दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।